जय हिंद साथियों, आपका जबरदस्त वेलकम है ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अपने बोर्ड की बेहतरीन तैयारी कर पाते हैं और बेहतर से बेहतर प्रश्नों का सॉल्यूशन आप जान पाते हैं। तो आइए एक और अद्भुत सेशन लेकर के मैं आया हूं, जो 16 फरवरी बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले एसएसटी के पूरे 80 प्रश्नों का समाहार मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। तो निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं कि यदि आप इन 80 प्रश्नों का सही जब आप देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो पूरी आत्मविश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी संकल्पता के साथ इस बेहतरीन से वीडियो का आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक बार और मैं आपसे बोल दूं कि दिल थाम के बैठ जाइए, एक धमाकेदार वीडियो को आप देखने जा रहे हैं। यदि कोई डिस्टर्बेंस या बाहर की कोई साउंड आ रही हो तो अभी हेडफोन लगा लीजिए, ताकि आप क्लियरली संपूर्ण नोटेशन को, संपूर्ण प्रश्नों का बेहतरीन समाहार आप बेहतरीन ढंग से देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एसएसटी का हम लोग ये क्लास, सामाजिक विज्ञान का ये क्लास। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये विषय कोड है आपका 111, और इसमें आपको जानना किन किन चीज़ों का है इसमें जान लीजिए। हालांकि जो बच्चे तैयारी किए हैं उन लोगों को निर्देश थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको निर्देश बता दूं हल्का फुल्का, जितना कम समय हो सके। सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय है, कंपल्सरी होता है, आप चाह के भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्लास 10वीं में ये आपको इसका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये 80 ऑब्जेक्टिव है, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों को बनाना है, और बाकी के मतलब एक प्रश्न को 40 नंबर, मतलब 40 गुणे 1 बराबर ये 40 अंक के आपके प्रश्न रहेंगे, क्योंकि एक जो प्रश्न है वो 1 अंक का रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना है, तो आपके ऑब्जेक्टिव से 40 नंबर बनते हैं। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें से केवल इतिहास के 6 रहेंगे और भूगोल के 6 रहेंगे, और बाकी जो आपका राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन बन रहा है उनके 4 प्रश्न रहेंगे। तो आप मिला सकते हैं, जैसे कि ये आप इतिहास का मिला रहे हैं। सबसे पहले इतिहास का देखिएगा तो 6 लघुत्तरीय, भूगोल का देखिएगा तो इसमें भी 6 लघुत्तरीय। उसके बाद से आप देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र आप देखिएगा तो इसमें से रहेगा 4। इसके बाद से आप देखिएगा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में भी रहेगा 4, और आपदा प्रबंधन में से भी रहेगा 4। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 6 और 6 12 और 4 से 12, तो 12 24, कुल मिला के लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 24 को। और इसमें से आपको आधे इसमें से 3 प्रश्नों का, इसमें भी 3 प्रश्नों का, इसमें 2 प्रश्नों का, इसमें 2 प्रश्नों का, इसमें भी 2 प्रश्नों का ही केवल आपको उत्तर देना है। तो ये हो जाएगा 1-2 नंबर का है ना, तो गुणे 2 और गुणे 2, माने 2 से ये कितना हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा आपका 6, ये रहेगा आपका 4, ये रहेगा आपका 4, ये भी रहेगा आपका 4। तो आप मिलाइएगा तो 6 6 12 और 12 8 20 4 24 नंबर के आपके हो जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो पहला 80 है और अब हो गया, पहले 40 है और अब हो गया आपका कितना, तो यहाँ पर 24, तो 24 हो गया। और बाकी का 8 है ना, तो 8 में से 4 आपको बनाने हैं प्रश्न। वैसे आप समझ सकते हैं, हालांकि आप पहले जानते भी होंगे। तो कुल मिलाकर के ये भी आपके ये कितना हो जाएगा आपका, तो कुल मिलाकर जान लीजिए कि आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपके 5 नंबर के होंगे और एक रहेगा 6 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके पूरे मिलाकर के हो जाएंगे 80 नंबर का। हालांकि इसके विषय में ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब समय की बर्बादी होती है, आप इसके विषय में पहले से आप जानते होंगे। हाँ, क्लियरली यदि शॉर्टकट में मैं ये समझाना चाहूँ तो मैं समझा दूंगा कि इसमें 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव का ही केवल आपको उत्तर देना है। ये लघुत्तरीय है आपके कितने 24, तो इसमें से 12 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये दीर्घोत्तरीय 8, इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कुल मिला करके आपको यहाँ पर 52 4 56 प्रश्नों का जवाब देना है। कितना में से, तो 112 प्रश्नों में से 56 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। अब जितना बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें नीचे समझाई जा चुकी है। पूर्णांक आपके 80 नंबर के हैं। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको मतलब ये 2 घंटे 45 मिनट का है और 15 मिनट टाइम इसमें प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है। ये सारे निर्देश आप इनको देख सकते हैं कि 10 अंकों का ये लिखना आपका जरूरी है। यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, दाहिने पर और होमियो पर लिखे गए अंक पूर्णांक को निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को 15 मिनट पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 है, जिसमें 40 प्रश्नों का जवाब देना है। 1-1 नंबर के रहेंगे और OMR शीट पर इसको काले या नीले बाल पेन से भरना है। नाखून, ब्लेड या किसी भी तरल पदार्थ का उपयोग नहीं करना है। खंड ब में आइएगा सेक्शन बी में, तो इसमें सामाजिक विज्ञान के कुल 5 विषयों के लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं।
ये 6 गो लघु इतिहास का है। ऐसे करके ये पूरा समझाया, आप चाहें तो इसको रुक रुक करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको आधे आधे जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप वहाँ निर्देश पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया रहेगा कहाँ से कहाँ तक लघुत्तरीय है, कितने प्रश्नों का जवाब आपको देने हैं। चलिए तो फिलहाल इसमें हम लोग करना है ऑब्जेक्टिव, तो मैं ऑब्जेक्टिव पर चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली। आइए ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा हम लोग का यहाँ से, मिला लीजिए आप। सेक्शन ए मतलब खंड अ, और यह है क्या बाबू, तो ये है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक बार लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा निर्देश एक बार और बता देना चाहूँगा, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की, हाँ एक चीज़ और कि हम लोग इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही देखेंगे, और इसके बाद वाला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें सब्जेक्टिव 2-3 घंटे के बाद आप अभी देख लेंगे। तो निश्चित रूप से आप अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में काफ़ी अधिक समय देना पड़ता है। तो आप इस मेहनत को कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आपके लिए किया जा रहा है, तो आपका भी फीडबैक मुझे मिलना चाहिए। इसलिए जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ से मिलाइए। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। इसमें ऑप्शन भी देख सकते हैं, भारतीय क्रांति दल, भारतीय जनसंघ, ये भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। तो आपका सही आंसर होगा नंबर बी, भारतीय जनसंघ। देखिए जैसे कि पिछले दिन जब मैं आपको विज्ञान का मैं जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया था, वो वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया था, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा प्रश्नों को बताया गया था। एक ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहा था, उसके बाद उसको आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को मैं बता रहा था। आप लोग चाहें तो फिर से एक बार वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि कम देर का वीडियो रहे, इसलिए मैं धड़ाधड़ आंसर बताते जाऊंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर प्रश्न पर अपनी पूरी पोटेंशियल को आप लगाएं। चलिए आइए, इसके बाद से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2, फटाफट देखिए। तो आप क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो ऑप्शन होगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आप मिला लेंगे, नंबर सी आपका सही आंसर है, क्योंकि सी पर महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, क्या बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में आने चाहिए। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसका होता है कौन सा, 73वां संशोधन ना। तो आप मिला लीजिए यहाँ 75, 74, 72, 73, नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी माफी चाहते हैं भाई, नंबर बी 74वां संशोधन होता है। हाँ यस, 74वां संशोधन होता है, ये सही आपका जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप देखेंगे 4, बारी बारी से सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ऑप्शन है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय, मतलब नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। सही ऑप्शन होता है मद्रास में। ऑप्शन आप ढूंढेंगे सी है, सी को आप सही टिक करेंगे। नंबर यहीं पे देख लीजिए 6ठा, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। सही आंसर होता है इसका बिहार। बिहार आप मिला लीजिएगा, यस नंबर सी। चूंकि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, इसलिए आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग करेंगे 6 के बाद से क्वेश्चन नंबर 7। यस, यहाँ देखिए, दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। आंसर होता है सांसदों और विधायकों पर। दल बदल जो कानून है, चूंकि सांसद विधायक एक बार दल बदल लेते हैं तो सरकार गिर भी सकती है, जिसके चलते बार बार चुनाव की स्थितियां आ सकती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, पैसे का खर्च होता है। इसीलिए सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। ये हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो लोग बुक पढ़े हैं वो लोग आसानी से इसका आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर इसके बाद हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करेंगे। आइए
कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या, तो अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना से क्या होता है जी, तो अलगाववाद होता है, मतलब विखंडन होता है। तो नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 9 कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी कौटिल्य ने, चाहे उसी का नाम भी हम लोग जानते हैं कि क्या, उनका नाम जानते हैं चाणक्य। तो चाणक्य भी उनका नाम है और कौटिल्य भी उनका नाम है, आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त, कालिदास, चाणक्य, मेगास्थनीज। तो यहाँ चंद्रगुप्त ऑप्शन में है, चाणक्य ऑप्शन में है, कौटिल्य नहीं है, तो हम लोग इसको बी को सही आंसर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर अब हम लोग चलेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए तो इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, इसमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नंबर आपका 11, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश पर आधारित है, कनाडा के अनुसार लिया गया है ना, तो कनाडा आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा। जी बिल्कुल है यहाँ पर, तो कनाडा सही आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप देखेंगे 12। स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं, चाहे तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, माने इसमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, तो 7वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आप मिला लीजिएगा नंबर सी आपका 7वीं अनुसूची। नंबर आपका 12 के बाद से 13। एक एक करके पूरे 80 प्रश्नों का मैं हल आपको दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी बेहतरीन आपके लिए यूजफुल वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लगातार नॉन स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज तभी आप गेट कर पाएंगे नोटिफिकेशन को। देखिए यहाँ पर राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेवारी किसकी है, तो भारतीय चुनाव आयोग की है, इसलिए नंबर ए सही आंसर आएगा। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो ये इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो समवर्ती सूची में रखा गया है, आप ऑप्शन मिला लीजिएगा कहाँ पर है, शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है, नंबर सी आपका आंसर है। अब इसको सही आंसर क्लिक कर लेंगे और काले या नीले बाल पेन से आप इस प्रश्न का उत्तर अपने OMR शीट को भर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि जर्मनी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसको सबको एक में कब मिलाया गया, तो 1871 को मिला लेंगे। जी बिल्कुल 1871 को सही आंसर रहेगा। हुआ आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था, तो आंसर होता है हु इन फूसो। ऑप्शन मिला लेंगे, यही ऑप्शन आपका सही है, हु इन फूसो। जनरल लोक किस देश के प्रधानमंत्री थे, जनरल लोन किस देश के प्रधानमंत्री थे, कंबोडिया इसका आंसर होता है। आप कंबोडिया मिला लीजिएगा, 17 है ना, कंबोडिया इसके मिला लीजिएगा, नंबर सी। तो नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मिलिए तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना गया था, मैंने फ्रांस और वियतनाम के बीच जो 1946 में समझौता हुआ था उस समझौता का क्या नाम था, तो वो होनोई समझौता था जो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे और जहाँ लिखा होगा होनोई समझौता उसको मार देंगे। तो नंबर बी आपका होनोई समझौता सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं, 18 तो हो गया ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चलते हैं और उसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, कहाँ की, मतलब साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था। ऑप्शन था गुजरात में, गुजरात मतलब कहाँ, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका नंबर बी आप सही टिक करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया, तो इसका सही आंसर होता है कोलकाता का अधिवेशन में। तो आप ऑप्शन मिला लीजिएगा नीचे से, तो ऑप्शन आप मिलिएगा तो नंबर आपका यहाँ कोलकाता कहाँ है,
कोलकाता अधिवेशन मतलब नंबर बी, मतलब कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो स्वशासन की जगह अब स्वराज का लक्ष्य का इन्होंने प्रस्ताव किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने खुल करके आ रहा है, कहीं से भी ध्यान आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो असहयोग आंदोलन 1930, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1930 नंबर आपका बी रहेगा सही जवाब। सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, माफी जानते हैं बाबू। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, जो कि 1922 तक लगभग चला था, और चौरा चौरी कांड के बाद से इसको रोक दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो भारत का सबसे पहला जन आंदोलन था, जो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था कब? 1930 में, और दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था। इसके बाद यहाँ देखते हैं आप लोग 22 में, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? तो भाग लिया था, तो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नंबर बी आपका सही आंसर है, आप इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे आप लोग निरंतर बढ़ते चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहाँ देख दीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो आप लोग ऑप्शन मिला लेंगे, कहाँ आपका ऑप्शन मिल रहा है? नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस, आप सही मारेंगे। ये मोतीलाल नेहरू गलत जवाब है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 24। ये क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब और किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में कर्जन ने। फटाफट आगे आप बढ़ते चलिए, बिकॉज वी हैव नॉट ए लॉट ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली हम लोग को कम समय बेहतरीन काम करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 25 और 26 नंबर क्वेश्चन आप इस फेस में आप देखेंगे। तो सबसे पहले निम्न से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? मित्र राष्ट्र नहीं है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये सारे देश थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, पुर्तगाल, ये सारे देश थे। तो आप देखिएगा कि फ्रांस और रूस और ब्रिटेन, ये तीनों मित्र राष्ट्र में ही थे। इनके अलावा अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में था। लेकिन जो जर्मनी है वो प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, ये दोनों विश्व युद्धों में ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा था। ये धुरी राष्ट्रों में था, इसलिए धुरी राष्ट्र का सदस्य है। नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। स्वराज पार्टी की स्थापना प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो 26 का हो जाएगा आपका ए नंबर सही जवाब। अब इसको शामिल करेंगे तो 26 का ए। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 27 पर। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसने पावर लूम की स्थापना किया? इसमें से किसने पावर लूम की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर आप 27 देखेंगे तो आंसर होता है इसका एडमंड कार्टराइट ना। तो ये नंबर सी आपका सही आंसर आएगा, एडमंड कार्टराइट ने। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28। लगातार हम लोग एक से बढ़ के एक प्रश्नों को बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। आपको भी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक बने रहना होगा, तब जाकर के आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं, अन्यथा आप लोग को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? अमेरिका में। न्यू डील नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? अमेरिका में। सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश है जो महाशक्ति बना? सोवियत संघ मतलब रूस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जो कि सोवियत संघ था रूस। तो इसके बाद से कौन आया शक्ति में? तो अमेरिका आया 1991 में। आप अमेरिका मिला लीजिएगा। नंबर डी है आपका संयुक्त राष्ट्र। थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा नीचे की तरफ आप लोग। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नंबर डी है आपका संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। तो नंबर इसका डी सही जवाब रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, मतलब सार्क का सदस्य नहीं है? सही आंसर होता है इसका बांग्लादेश, मतलब डी। क्योंकि भारत में है वो भी सार्क में है, भूटान है वो भी सार्क में है, इंडोनेशिया है वो भी सार्क में है, मतलब दक्षेस इसको बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए।
रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। तो रूसो फ्रांस का था। नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो नंबर ए में देखिएगा कि अल हिलाल का जो संपादन है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। देखिए, एक से बढ़ के एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का सटीक और सही जवाब मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। दिस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट कि यू कैन। आपको डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए, बिकॉज सारा मेहनत, सारा स्ट्रगल, सारा कन्वर्सेशन, सारा कंडीशन, सारे फंडामेंटल्स आपके लिए डिसाइड किए जा रहे हैं। इसलिए आपके ये रूल्स बनते हैं, आपके अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि आप इनको देखें, जाने, समझें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 33। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। गुटेनबर्ग जो है वो जर्मनी का रहने वाला था और सबसे पहले छापाखाना का निर्माण इन्होंने ही किया था। इनके घर जैतून का तेल निकालने वाला एक मशीन था और कलाकार प्रवृत्ति के थे। इन्होंने उसी मशीन में थोड़ा बहुत बदलाव करके मशीन का निर्माण कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद जाकर के इन्होंने घर पर ही स्याही का निर्माण कर लिया। तो सबसे पहले बाइबिल को छापा गया, क्योंकि बाइबिल में जो है वो अक्षरों की संख्या कम थी, क्योंकि इंग्लिश में तो लेटर की संख्या कम थी, इसलिए इसको छापना आसान था, क्योंकि कम डिजिट बनाने थे इसमें। महात्मा गांधी ने इसमें से किसका संपादन किया? तो यंग इंडिया हो चाहे हरिजन हो, दो ही प्रश्न इसमें से इंपोर्टेंट पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था और हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था। तो यहाँ यंग इंडिया है, हरिजन यदि रहता तो हरिजन भी मार सकते थे हम लोग। तो नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का, तो 34 का हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 और 36, दो क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल किस पद पर नियुक्त किए थे? तो प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर जी को किस पर नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर इनको लाया गया था विक्टर इमैनुएल के द्वारा। तो नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी ना, क्योंकि फिर वो क्या किया कि लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी को बांट दिया। नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, मेटरनिक। तो 36 नंबर प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद से 37 इस पेज में हम लोग 37 देख लेंगे। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोह का मतलब होता है जो विद्रोह देश में चल रहा था उसको रोकने के लिए वहाँ के जो जार था उन्होंने किसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का बी, चेका नामक संगठन की स्थापना की गई थी इसको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आप देखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38। तो 38 और 39 दो प्रश्नों को हम लोग हो सकते हैं इसमें, हाँ हो जाएगा, दो प्रश्न मिलाइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 ईस्वी में, क्योंकि उसी समय जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ताओं से सतर्क रहो, अपनी हक को पहचानो, मोल तोल करना उपभोक्ताओं का अधिकार है, इन सारे नारों का भी अवलंबन किया गया था। 1986 इसका सही जवाब रहेगा। चलिए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, आप मिला लीजिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 40 आइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें बनाएंगे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इसीलिए ये पूछ भी सकता है कि किसने किया था, तो लिख दीजिएगा दादा भाई नौरोजी ने। तो कब किया था? 1868 में। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा आधा प्रश्न हमने जान लिया, 40 प्रश्नों का जवाब हमने दे लिया और इतना ही देर में एग्जामिनेशन में भी आपको 40 गोले रंग देने हैं काले या नीले बाल पेन से। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इसमें परेशानी होने वाली है या आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है। यदि आप प्रश्न का हल जानते हैं तो सटीक जवाब है कि आप काफ़ी कम समय में पूरे प्रश्नों को बना सकते हैं, और नहीं याद है तो फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल यदि 40 प्रश्नों को आपने देख लिया तो ये आपकी 100%
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाकी के 40 प्रश्नों का भी आंसर आप दे करके जाए, क्योंकि कौन कौन से प्रश्न आएंगे ये 100% सुनिश्चित नहीं है। अब 40 प्रश्नों का जवाब देखिए, 40 प्रश्नों का जवाब जानिए, इसके बाद से बाकी के और 40 को जान लीजिए और जाके एग्जामिनेशन में पूरी तरह से धमाल मचा के आना है और सारे प्रश्नों का बेहतरीन उत्तर आपको देकर के आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 41 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? सही इसका आंसर होता है नंबर बी, कुजेनेट्स ने। तो इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ये आपका बी, गरीबी की तुलना कैंसर रोग से किसने की थी? तो इन्होंने की थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, तो जो दोस्तों अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक भी मेरी ये बात पहुंच सके, मेरे ये क्वेश्चंस पहुंच सके, ताकि वो लोग भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने में एक कदम और भी आगे चल सके। तो डेफिनेटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो सबके लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो है नहीं कि उसमें सीट लिमिटेड है। जितने लोग पढ़ेंगे सब लोग सफल हो जाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी आपके अन्य फ्रेंड भी इसको देख लें और स्टेटस जरूर लगा लें और साथ ही साथ दूसरों को भी स्टेटस लगाने का जरूर बोलें, क्योंकि मुझे लगता है आपके थोड़ा सा सहयोग से, आपके थोड़े से कर्तव्यनिष्ठा के साथ मेरा भी जो ये महाअभियान है वो सफल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ लगने वाला तो है नहीं, बिल्कुल फ्री का काम भी है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो जीवन स्तर को, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा नहीं, जीवन शिक्षा की प्राप्ति नहीं, जीवन स्तर को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो 42 का नंबर सी। 43 को देखिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन संस्था करती है? तो नीति आयोग, नंबर सी आपका रहेगा, ठीक है ना। भारत में जितने भी आर्थिक नियोजन वाले कार्य हैं, इस सारा का देख रेख, इस सबका संपादन, सबको सुचारू रूप से चलाना, ये काम है नीति आयोग का। इसलिए यहाँ पर नीति आयोग हम लोग का सही आंसर रहेगा, नंबर सी हम लोग ठोक देंगे। आइयो आगे देखियो, क्वेश्चन नंबर 44 44 मिलाइए। यस, एक क्वेश्चन और आ गया दादा भाई नौरेजी पर कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? नंबर आपका 20 सही जवाब रहेगा, दादा भाई नौरेजी। मैं हालांकि फिलहाल पीछे में बोला भी था कि दादा भाई नौरेजी पर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको आप लोग जानिए। क्वेश्चन नंबर इसके पास 45 45। हाँ, स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। तो नंबर आपका सी सही आंसर रहेगा, क्रोना। इसके बाद से निम्न में कौन भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। नंबर डी पर दिखाई दे रहा है भारत का सर्वोच्च बैंक, तो नंबर डी पर दिखाई दे रहा है, इसलिए नंबर डी को हम लोग सही कर लेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? चलिए, मानव के सर्वांगीण विकास, ध्यान दीजिएगा, मानव के सर्वांगीण विकास और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षा है। शिक्षा है जो दोनों का विकास करा सकती है, इसलिए नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 इस पेज में, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? कृषि। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि भारत में जीवन स्तर मुख्य रूप से या जीवन का निर्वाह कृषि से होता है। बिहार के लिए भी क्वेश्चन आएगा आगे चल करके, आपको तो याद रखिएगा। बिहार में तो और भी ज़्यादा 80% जनसंख्या लगभग कृषि पर निर्भर करती है और बिहार की कुल भूमि का लगभग 60% भूमि पर भी कृषि किया जाता है, तो इसलिए कृषि रहेगा यहाँ भी आंसर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रिया शामिल है? आर्थिक क्रिया मतलब क्या हुआ? तो इसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र है ना, तो इसमें हम लोग ले लेंगे खनन को, मतलब नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, खनन। प्राथमिक क्षेत्र का ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नंबर आपका 50। सोने के आभूषण पर क्या होता है जी? हॉलमार्क होता है, नंबर सी। सोने का कोई भी आभूषण है, उसकी शुद्धता का जो प्रमाणिकता है, जो मुहर है, वो होता है हॉलमार्क का। इसको नहीं, देखिए जितना भी तेल और वाली चीज़ें हैं, तेलीय चीज़ है, उस पर होता है 1 मार्क का, याद रखिएगा। उस पर क्या होता है? खाने वाले पदार्थों पर 1 मार्क का, और सोने पर क्या होता है? हॉलमार्क का।
तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है आपको, दोनों चीज़ को समझ के चलना है। नंबर 51, चलिए, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? देखिए ये तो क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है जी, क्योंकि इसमें योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भी हुआ था 1950 में, ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद ये हुआ था आपका 1952 में, 1952 में, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कब हुआ था? 1951 में। मतलब इसमें कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। आप चाहे तो उसको मिला सकते हैं, फिलहाल आंसर ऐसा नहीं होगा। अब आप मिला लीजिएगा, यदि पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ तो आप मारिएगा 1950, यदि पूछेगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का गठन कब हुआ आप मारिएगा 1950, ये पूछेगा तो 1952 और यहाँ 1951। तो जो पूछेगा उस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं, घबराना नहीं है, कोशिश करना है कि हर प्रश्न का जवाब आप दें। ये 4 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से कंप्लीट हुए और एक ये मतलब 5 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 52 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 52 और 53 दो प्रश्न हम लोग इसमें बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53। चलिए, कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ? मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो सेवा क्षेत्र में नहीं, सेवा क्षेत्र में तो मौसम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि, हाँ कृषि मौसम से सर देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, सेवा क्षेत्र में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कृषि पूरी तरह से मौसम के चलते बर्बाद हो सकती है या अच्छी भी हो सकती है, कृषि को शामिल करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ का है? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो निजी लाभ, सही बात है, होता है पूंजी में। संसाधनों का निजी स्वामित्व, ये भी सही है। मूल्य तंत्र, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, मतलब डी को आप सही आंसर मारिएगा, इनमें सभी, ठीक है ना। ये सारे पूंजीवादी व्यवस्था के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 54 और 55 दो प्रश्न हम लोग इसमें बनाएंगे। लाइए तो क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 55 मतलब 54 और 55, 54 और 55 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें कह रहा है ना कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर होगा राजस्थान से। रूस के सहयोग से किस संयंत्र का निर्माण भारत में किया गया है? सही आंसर होगा कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, नंबर बी। तो इस प्रकार से 54 का ए मारिएगा और 55 का बी सही आंसर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। अब प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए, झूम, पलामू, दीपा, इनमें से सभी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जीविका जो कृषि है उसको झूम खेती भी जीविका के अंतर्गत आती है, पलामू भी जीविका के अंतर्गत है, दीपा भी जीविका के अंतर्गत है, इसलिए इनमें सभी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। ढक्कन आदेशी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन आदेशी किस राज्य में चलाई जा रही है? 57 नंबर का क्वेश्चन है, सही आंसर होगा महाराष्ट्र में, नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही आंसर होगा 1953 में, नंबर ए। तो सही इसका आंसर जाएगा 1953, मतलब नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, यस क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो माफी चाहते हैं, इंदौर बंदरगाह है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में। इंदौर जो बंदरगाह है वह तमिलनाडु में है। ऑप्शन मिला लेंगे, नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। लगातार प्रश्नों को बनाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 60। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसमें से कौन है जो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार की सबसे पहली और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। यहाँ देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ना। ऑप्शन मिला लीजिएगा, नंबर बी में है आपका उत्तराखंड, सही जवाब आपका रहेगा।
इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 62 और 63। क्वेश्चन नंबर 62 63। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा। नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आंसर होता है 7.1, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, ये 7 है, 7 इसके बहुत करीब है, इसलिए नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके पास है 64 और 65। इनमें से कार्बनिक खनिज नहीं है, कौन है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो नंबर सी आपका प्राकृतिक गैस, क्योंकि बोटुमिनस कार्बन का ही कोयला का ही है, खनिज तेल में भी कार्बन होता है, इनमें सभी, लेकिन प्राकृतिक गैस में कार्बन नहीं रहता है। नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। सीमेंट के लिए कौन सा कच्चा माल है? चूना पत्थर। नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खुला था? भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर खुला था? तो सही आंसर होता है डिगबोई में। ऑप्शन मिलाएंगे, नंबर बी सी में आपका डिगबोई है, सही आंसर आप ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 66। मुंबई हाई प्रसिद्ध है क्यों? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल हेतु ना, मुंबई जो हाई है वो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि मुंबई में तट रेखा से लगभग 176 किलोमीटर दूर समुद्र में एक बनाया गया है मंच, जिसको सागर सम्राट बोलते हैं, और वहाँ से ही खनिज तेल का निष्कासन किया जाता है। मुंबई हाई से जुड़ा हुआ संबंध है खनिज तेल। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। नंबर 58 और 68। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाने वाली। इसमें से कौन सा है जो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसको खाई जाती है? ठीक है ना, तो आप यहाँ मिलाएंगे कि इनमें से भारत की कौन सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन थोड़ा मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है ना, 68 और 69, ध्यान दीजिए। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है जिसको खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल। नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है? इनमें से कौन सा देश है जो जूट के उत्पादन में सबसे आगे है? तो बांग्लादेश होता है ना जूट के उत्पादन में, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर आपका 70। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणीय उत्पादक है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक सिटी भी बोलते हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन होता है। नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 70 का। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। कहीं कहीं उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इसको सही नहीं मारिएगा। कर्नाटक आपका 100% सही जवाब है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 71। बिहार का रेशम नगर किसे कहा जाता है? इसमें से जो ये 4 नगर दिए हैं, इनमें से कौन है जिसको बिहार का रेशम नगर कहते हैं? भागलपुर सही जवाब होता है, भागलपुर। अब मिला लेंगे। देखिए, एक एक प्रश्नों को मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं, बता रहा हूं, तो आपकी निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस सच्चाई को, इस आंसर को जान सकें और अपने एग्जामिनेशंस में इनका एप्लीकेशन कर सकें। मतलब क्वेश्चन नंबर 72। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो कृषि। बिहार में सबसे ज़्यादा, हम पहले बोले भी थे कि कृषि पर और भी क्वेश्चन आएंगे, या बिहार के नाम हम लिए थे कि 80% जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करती है। तो ए नंबर आपका सही जवाब रहेगा कृषि। आप यहाँ से मिला सकते हैं, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक कौन है? क्या? तो बिहार में सबसे ज़्यादा रहता है बाढ़। लगभग अब तो हालांकि कुछ कम हो गया है, पहले के समय की बात है कि हर वर्ष कोसी नदी का बांध टूट जाता था और पूरा उत्तर बिहार जलमग्न हो जाता था। हालांकि इसमें अब जब से हनुमान मंदिर के पास बांध बनाया गया है, तब से अब बाढ़ कम आता है, लेकिन फिर भी बिहार में सबसे ज़्यादा त्रासदी होती है बाढ़ से, सबसे ज़्यादा भुखमरी होती है बाढ़ से, सबसे ज़्यादा हानि होती है बाढ़ से, और इसी हानि या भुखमरी को या आपदा को हम लोग बोलते हैं त्रासदी, इसलिए बाढ़ हम लोग का सही आंसर होगा। 74। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा जो तटबंध है वो किस नदी पर है? कोसी नदी पर है ना, अभी कोसी नदी का हम जिक्र भी कर रहे थे। नंबर ये आपका सही जवाब।
सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद सागर। ऑप्शन में रहेंगे नंबर डी। चलिए ओके, नंबर डी सही जवाब है, गोविंद सागर। तो ये 75 भी हो गया। इसके बाद चलते हैं 76 और 77। 76 और 77। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो स्थानीय स्वशासन, ये भी भाग लेती है। गांव मोहल्ला के लोग भी इसमें भागीदारी नहीं निभाएंगे तो आपदा की प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं। स्वयंसेवी संगठन भी है तो आपदा प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आपको सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो संसाधनों का पता लगाने के लिए। तो चलिए ए और बी आप दो ऑप्शन देख रहे हैं, तो संसाधन बी में है तो बी सही है, क्योंकि नीचे करेंगे तो सी और डी। हालांकि जब पहले बी में ही मिल गया सही आंसर तो क्या करें हम? मौसम विभाग के लिए बिल्कुल नहीं, इनमें से भी बिल्कुल नहीं। ये केवल यूज होता है किसके लिए? संसाधनों के खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 आप देख लीजिए, कह रहा है कि 26 दिसंबर, ये तो बहुत फेमस घटना है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में बहुत बड़ा सुनामी आया था। तो इसका सही आंसर रहेगा हिंद महासागर। यही पूछ रहा है कि कहाँ विश्व के किस हिस्से में भूकंप आया था। वही भूकंप या सुनामी, समुद्र में उत्पन्न होने वाले भूकंप को ही सुनामी बोलते हैं। तो हिंद महासागर सही बात है। और वही यदि बिहार पूछे कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो 1934 में। हालांकि आगे हमको लगता है इस पर क्वेश्चन होगा भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यस आ गया। यहाँ देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, जिसका प्रभाव बिहार पर भी बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा था, बिहार पर। नंबर लास्ट में, सुनामी किस भाषा से ली गई? सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है? तो जापान का जापानी शब्द है। सुनामी जो है वो जापानी शब्द है, मिला लेंगे तो सही आंसर होगा आपका नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मेरे भाई और बहनों हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से, हालांकि मुझे थोड़ा कम बोलना था इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, और आपको हर प्रश्नों का जवाब मुझे पहुँचाना था। पूरे के पूरे 80 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगी होगी और आप इसको बहुत पसंद भी करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत में एक बार मैं और बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे कम से कम अपना स्टेटस तो जरूर लगा लें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सके, उससे लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो चलिए वीडियो को शेयर करके किसी और से सब्सक्राइब कराने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।